Hello and welcome everyone. This is Naveen and we are live on Rank Up G YouTube channel. I hope all of you are doing well. We'll start in a few moments, but उससे पहले मैं एक बार देख लूं कि कोई ऑडियो वीडियो में दिक्कत तो नहीं हो रही ना। चलो आई गेस देयर इज नो इश्यू। कोई दिक्कत हो तो मेरे को चैट में बता देना। अदरवाइज तो अगर ज्यादा दिक्कत आएगी तो फिर देखते हैं बात का। बट अभी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, एनर्जी क्या होती है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देन उसके बाद विल लुक इनटू कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो होगा, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, उसके लिए बेस बनाएंगे। तो ये सारी चीजें, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट सेशन जो कल होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं दोनों। तो स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरा नाम नवीन है। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की। आई क्लियर्ड 3 एग्जाम, JEE एडवांस एंड मेंस, बोथ इन 2017. इट वाज ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट. So all these things are very important, and I remember what sort of problem I faced during my कोचिंग टाइम, है ना। तो उस टाइम पे मुझे क्या दिक्कत हुई थी, आई रिमेम्बर देम क्लियरली। तो द सेम थिंग्स मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को भी प्रॉब्लम हो। एंड सो आई विल कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन अ वे कि जो क्वेश्चन में गलतियां तुम करोगे जनरली भी किसी टॉपिक से, वो सारी मैं पहले ही डिस्कस कर दूंगा। इससे क्या है, तुम्हारे अगर नए डाउट बनेंगे मेरे से हटके, तो यू विल बी ऑन अ पाथ जो मेरे से अच्छा होगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो यू विल डेफिनेटली क्लियर JEE एडवांस और JEE मेंस, है ना। तो दैट इज व्हाट आई फील, और उसी हिसाब से अपन प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। एंड फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि तुम्हें बुरा दो ही वजह से लग सकता है। एक तो या तो तुमने सुना नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं पढ़ने का। सेकंड थिंग इज कि तुम्हें ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग वन ऑफ देम, तो यू शुड रिकंसिडर योर डिसीजन, है ना। एक बार देख लिया करो कि यार शायद मैंने सुना ना हो अच्छे से, शायद कुछ और दिक्कत हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, उसके बाद अपना डिसीजन लो। बाकी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। दीज टू सब्जेक्ट्स आर वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, है ना। ओके, चलो एकेडमी का रिजल्ट देख लो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जो कि तुम्हें IIT JEE की प्रिपरेशन करा दे, ऐसा एक मतलब डिपेंडेबल प्लेटफॉर्म जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया हो। अगर यार तुम अपनी सिटी वगैरह में जाओगे तो तुम्हें मल्टीपल कोचिंग्स मिल जाएंगी, बट उन्होंने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया है ना। और जो चीज रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती यार, उस पर थोड़ा ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है ना, ऑब्वियसली। तो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसने AIR 18, AIR 1 100 परसेंटाइल स्कोर प्रोड्यूस किया है, कैन इजिली ट्रस्ट दैट प्लेटफॉर्म। वहां पे कौन कौन लोग हैं? 18+ बुक ऑथर्स हैं, कोटा की टॉप फैकल्टी है, अनअकैडमी JEE चैनल पे देखने वाले जो लोग तुम्हें अनअकैडमी JEE चैनल पे पढ़ाते हैं, यू नो देयर लेवल, वो लोग तुम्हें डायरेक्टली वहां पे टीच करेंगे इन मल्टीपल बैचेस। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यार हम भी एक प्लेटफॉर्म से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें जो डिपेंडेबल हो, जो कि काफी अच्छा हो, रिसोर्सफुल हो, देन यू कैन लुक टुवर्ड्स अनअकैडमी। 101 लोगों के 99 से ऊपर परसेंटाइल थी, एंड 70 लर्नर्स हैड परसेंटाइल अबव 99.5. so this is very commendable, and considering that this is an online platform and to produce a result of this sort from the students जो कि घर बैठे बैठे अपनी प्रिपरेशन करते हैं यार, वेरी कमेंडेबल रिजल्ट, है ना। तो तुम लोग भी देखोगे कि हाँ, अनअकैडमी हैज डन समथिंग विच दे से। नाउ अनअकैडमी ट्राई कैसे करना है? इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई अनअकैडमी। गो टू प्ले स्टोर, सर्च फॉर अनअकैडमी एंड #2 टॉप फ्री इन एजुकेशन। सो प्ले स्टोर ने भी एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ दे दिया कि तुम्हें दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। नाउ यू कैन डायरेक्टली इंस्टॉल इट फ्रॉम प्ले स्टोर। के बाद क्या करना है, यू कैन लॉग इन यूजिंग योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इट इज अप टू यू, तुम किससे कंफर्टेबल। एंड यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन। जो चीजें मैं बताऊंगा अगर तुम्हें वो समझ में आती है, यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज यू कैन ट्राई एन अकेडमी फॉर फ्री फॉर सम टाइम। उसके बाद तुम देख सकते हो कि अनअकैडमी का एनवायरनमेंट कैसा है। स्पेशल क्लासेस से तुम्हें थोड़ा प्लस का आइडिया लग जाएगा। प्लस थोड़ा ऊपर है, बट स्पेशल से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि क्या अच्छा एनवायरनमेंट है, यूट्यूब से कैसे बेटर है, एंड मल्टीपल चीजें। ठीक है। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, प्राइस वगैरह का देख लेते हैं। बट टू बी वेरी क्लियर, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि दो टाइप की सब्सक्रिप्शन है IIT JEE कैटेगरी में। उसके बाद प्राइस वगैरह की बात करेंगे, तो जो व्हाइट में हो रखा है ऊपर उसकी बात हो रही है। तो जो भी फोटो होगी इसको देख लेना एक बार कि किसकी बात हो रही है। के अलावा जैसे कि पीछे लिख रहा था, प्राइस स्टार्ट एट 233 रुपीज पर मंथ। ये तुम्हें तब दे रखा है जब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तुम्हें किसी भी एजुकेटर का कोई रेफरेंस कोड नहीं मिला है तुम्हें। के अलावा भी प्राइस कम होगा, उसकी बात हम कर लेंगे। बट पहले इसके क्लियर होने की ये जरूरत है कि 11th 9th और 10th वालों को 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेना सबसे हेल्पफुल रहेगा। कि आई फील कि दिस इज अ स्टेज जहाँ पे हड़बड़ी करना है ना, गलती होती है।
तो अगर तुम सोचोगे कि यार 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते, 1 साल में पूरा सिलेबस कर लेंगे एंड उसके बाद 1 साल प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारा तो अच्छा हो जाएगा, तो दैट इज अ मिस्टेक, क्योंकि एट दिस स्टेज यू नीड टू लर्न कॉन्सेप्ट स्लोली। 12th वालों को आइडिया हो जाता है 1 साल, यार वो देख चुके होते हैं कि 11th में क्या सीन है, IIT JEE क्या होता है, पेपर वगैरह देख रखे होते हैं उन्होंने, तो दे नो कि क्या चीजें रहती क्या नहीं रहती। बट 11th 9th और 10th वालों का थोड़ा अलग रहता है, वो थोड़े नए होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लें, 2 साल मतलब 24 महीने। ठीक है, प्राइस वगैरह की भी हम क्लियरली बात करेंगे। यहाँ पे 56,000 रुपए दिख रहे हैं, ये भी नहीं देने पड़ेंगे तुम्हें, इससे भी कम देना पड़ेगा एक सिंपल चीज करने से, वो मैं बताऊंगा। 12th और ड्रॉपर्स को तुम्हें 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि यार उनके पास उतना ही टाइम है, वो 1 साल से ज्यादा दे ही नहीं सकते, 1 साल से ज्यादा देंगे तो उनका पेपर निकल जाएगा, उसके बाद तैयारी करके क्या करोगे। ठीक है ना, ऐसे ही इफ यू लुक आइकॉनिक में भी सेम चीज है। एंड आइकॉनिक का 24 महीने वाले सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मंथ इतना दे रखा है, जो कि अभी कम हो जाएगा। एंड 12 12th और ड्रॉपर्स का 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन का प्राइस पर मंथ ये। तो इफ यू सी जितना लंबा सब्सक्रिप्शन उतना पर मंथ प्राइस कम। सो इफ यू वांट कि तुम एक जेन्युइन सब्सक्रिप्शन लो, अच्छा सब्सक्रिप्शन लो, तो जितना मैक्सिमम ड्यूरेशन का तुम ले सकते हो उतने मैक्सिमम ड्यूरेशन का लेने का ट्राई करना। 6 महीने वाला भी है उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है एंड दे थिंक कि दे कैन क्लियर JEE मेंस इन एडवांस इन 6 मंथ्स, तो उनके लिए भी एक सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो यार जो सिंपल सा स्टेप है, जो प्रोसीजर करना है वो ये है कि तुम्हें ये कोड सिंपली यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जैसे ही फुल कैप्स में बिना स्पेसेस के यहाँ पे लिखना है एंड यू विल क्लिक ऑन अप्लाई, तो तुरंत ये प्राइस कम हो जाएगा, है ना। एंड यू विल हैव 10% ऑफ ऑन ईच प्राइस, कोई भी प्राइस हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, 10% ऑफ तुरंत हो जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे ये प्राइस भी 10% ऑफ हो गया, यहाँ पे ये प्राइस भी 10% ऑफ हो गया। तो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स अगर ठीक है तो तुम यू नो कि हाँ ये सही में लिख रहा है जो लिख रहा है। नाउ हाउ दिस प्राइस इज सो लो, इतना प्राइस कम कैसे। तो यार उसके दो सिंपल रीजन है। एक तो यार मैं तुम्हें कंपेयर करके बता देता हूँ, किसी भी कोचिंग का आजकल का प्राइस जो चलता है, अगर मैं सारी चीजें जोड़ लूं तो 3 लाख रुपए लग जाते हैं किसी भी हाउस होल्ड के IIT JEE प्रिपरेशन कराने के लिए। किसी भी बच्चे को 3 लाख रुपए लग गए, ये प्राइस भी उन्हें किसी कोचिंग को 10 बार में देना पड़ता है। तो व्हाट वी हैव इज 10 बार में देना है तो 30,000 रुपए तुम्हारे एक बार में खर्च हो जाते हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। 30,000 रुपए होते हैं, ये 3 महीने में एक इंस्टॉलमेंट होती है, मतलब 3 महीने में होता है, तो पर मंथ तुम्हारे 10,000 रुपए हो गए। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे 3,750 रुपए, जो कि अनअकैडमी का बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, उससे अच्छा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सारे टॉप फीचर्स मिल जाएंगे तुम्हें। वो प्राइस और इस प्राइस में 3 गुना का अंतर है। ठीक है, प्लस में तो ये प्राइस 2100 रुपए, 5 गुना का डिफरेंस हो जाता है। प्लस और आइकॉनिक की बात हम करेंगे अभी ध्यान से, बट अभी ये समझो। ठीक है, तो अनअकैडमी कैसे प्राइस इतना कम करती है। एक तो 90,000 रुपए पहले ही सब इतना प्राइस कम है, उसे भी वो लोग 24 बार में देने को तुम्हें अलाउ करते हैं। नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से तुम नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड 24 महीने में तुम अपना प्राइस धीरे 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 दे सकते हो, तो किसी भी फैमिली पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि 4,000 रुपए इज अ बिग अमाउंट फॉर एनी हाउस होल्ड। ठीक है, ये आ गया, ये कोड यूज करना मत भूलना, अदरवाइज तुम्हें 10% ऑफ नहीं मिलेगा, अपना ही नुकसान करो। CBSE प्लस JEE कॉम्बो पे 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, देखो 12,220 रुपए का, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। 24 महीने वाला जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 21,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, विच इज अगेन अ वेरी बिग अमाउंट। तो जैसी चीज है अनअकैडमी पे, जितना लंबा सब्सक्रिप्शन लोगे तुम उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यार ज्यादा लंबे सब्सक्रिप्शन का ज्यादा प्राइस रहता है, तो बेनिफिट भी उतने ही रहते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, क्योंकि इसी कोड से तुम्हारी चाबी है सारे डिस्काउंट और सारे ऑफर्स वगैरह की। अगर ये कोड यूज नहीं करोगे तो मे बी पॉसिबल तुम कुछ मिस कर रहे हो जो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तो मतलब रिग्रेट करने से अच्छा है कि तुम ये कोड यूज ही कर लो, है ना। कहीं भी कोड मांगे यूज दिस कोड। प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है वो क्लियरली देख लेते हैं। प्लस इज बेसिकली यूट्यूब से तो बहुत अच्छी क्लासेस स्पेशली होती है, स्पेशल क्लासेस जो रहती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, फ्री क्लासेस जो रहती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं यूट्यूब से। बट प्लस में तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर कोर्स मिल जाएगा कि हाँ दिस इज फॉर अ टारगेट एग्जाम IIT JEE, वहां पे तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। उसके बाद वीकली टेस्ट होगा एंड पूरी ऐप का एक्सेस मिल जाएगा तुम्हें, सारे फीचर जो रहते हैं, प्लस में टाइम टेबल वगैरह, तुम्हें नोटिफिकेशन रेगुलरली आएंगे, वो सारी चीजें। आइकॉनिक में क्या है, प्लस वाले सारी फीचर्स हैं, बट आइकॉनिक में जो क्लास के बाहर वाली चीज है ना, एक गाइडेंस ही होती है। मतलब मैं अपना बताऊं, 2 of my friends scored a rank under 400, तो देयर वाज अ मतलब जो टीचर्स थे उनका कांस्टेंट सपोर्ट और उसका काफी बड़ा हाथ था उसमें। तो हम लोग भी पढ़ रहे थे, वो लोग भी पढ़ रहे थे, बट दे हैड कांस्टेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम द टीचर्स, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वही चीज है, अगर तुम्हें क्लास के बाद भी अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी गाइडेंस वगैरह चाहिए, देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। एंड आइकॉनिक इतना खास क्यों, आइकॉनिक इसलिए खास है क्योंकि एक तो बेस्ट है,
इसमें तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। इससे क्या गारंटी होगा कि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट, अगर तुम पहली बार आईआईटी जेईई का पेपर दे रहे हो, तो विल बी योर बेस्ट अटेम्प्ट, है ना। कोई इफ एंड वर्ड्स नहीं होंगे, तुम अपना 100% दोगे, एंड आई एम श्योर, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सबका एग्जाम निकल ही जाएगा ना। तो इफ यू वांट कि तुम्हारी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे, तो देन गो फॉर आइकॉनिक। इफ यू आर लाइक कि यार नहीं, मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मेरा कुछ नहीं होता, आई एम गुड, आई एम परफेक्ट, गो फॉर प्लस। या फिर वो लोग हो सकते हैं जिनको यार कि अभी ड्रॉप, पिछले साल 2 साल कोचिंग की थी, नहीं हुआ, फिर वो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, लास्ट ट्राई देना चाह रहे हैं, फैमिली अलाउ नहीं कर रही, थोड़ा पैसे वैसे की दिक्कत है, तो दे कैन गो फॉर प्लस, विच का प्राइस भी बहुत कम है, ठीक है। एक्सपर्ट गाइडलाइंस, देन स्टडी मटेरियल एंड एकेडमी के प्रिंटेड नोट्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, है ना। तो चूज फॉर योरसेल्फ, देख लो अपने हिसाब से। बट आई विल सजेस्ट जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, दे कैन गो फॉर आइकॉनिक, है ना। इसका प्राइस भी बहुत कम है किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे तुम किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लिख लेना, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तुम इंटरेस्टेड हो उसके फीचर्स लिख लेना, एंड यू कैन कंपेयर दैट विद अनअकैडमीज। और जो अनअकैडमी पे रेगुलर मेहनत करते हैं, उनके लिए अनअकैडमी रेगुलरली ऑफर लाती रहती है। तो अभी के अराउंड 31 अगस्त से पहले जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, उनके लिए उन्हें कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे इफ दे फिल द गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उसके बाद क्या है, अनअकैडमी, जो अनअकैडमी पे लर्निंग करते हैं, अनअकैडमी चैंपियंस बोलते हैं हम उन्हें, उनके लिए है ये स्पेशली। तो इफ यू रैंक गुड इन द अनअकैडमी चैंपियंस, तो तुम्हें प्राइस मिलने के चांसेस है, ठीक है। ये लास्ट हमारा 29 को बैच स्टार्ट हुआ, सो इट इज नॉट लेट नाउ। तो इफ यू वांट, यू कैन ज्वाइन वन ऑफ दिस बैचेस एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड इम्प्रूव योर रिजल्ट, यार जो भी है, मतलब अब एक जिसका भी ड्रॉपर्स का तो खैर लास्ट अटेम्प्ट है, तो दे नीड टू गिव देयर बेस्ट। तो ज्वाइन वन ऑफ दिस बैचेस एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग। स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने फ्रिक्शन का वर्क देख लिया था, देन वी लुक्ड इनटू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना, दो चीजें हम देख ली थी। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी हम देख चुके हैं, व्हिच इज वेरी इजी कंपेयर्ड टू वेरिएबल फोर्स वर्क डन। नाउ अगर हम और आगे चलें, तो इट इज अ केस की बहुत सारी मल्टीपल फोर्सेस हो सकती है ना। देयर कैन बी वेरिएबल फोर्स, देयर कैन बी कांस्टेंट फोर्स, तो बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं। तो उनसे कैसे डील किया जाए, तो उनसे डील करने का सिंपल सा तरीका है, देखो ध्यान से। हाँ, जैसे तुम्हारे पास एफ नेट लिखोगे, तुम एफ नेट वैक्टर लिखोगे, तो तुम क्या करोगे, वेक्टोरियली ऐड करोगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ऐसे करके करोगे ना, ऐसे करके सो ऑन, ये जा रही है कहीं तक, है। आई डोंट नो, कहीं तक जा रही होगी, ऐसे करके। क्लियर है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। नाउ अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे, एफ नेट मिल गया तुम्हें। अगर तुम वर्क डन निकालना चाहते हो नेट फोर्स की वजह से, मल्टीपल फोर्सेस का तुमने पहले रिजल्टेंट लिया, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा अब बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जो तुम्हारा एफ नेट का डायरेक्शन होगा। तो हमने सिंपली वेक्टर्स ऐड कर लिए। नाउ इफ यू वांट टू नो कि उस इन सारी फोर्सेस का वर्क डन क्या होगा, तो तुम उसी डायरेक्शन में मूव कर दो, उसी डायरेक्शन में बॉडी को मूव कर दो, तो यू विल नो कि वर्क डन क्या होगा, है ना। तो सपोज मैं इसमें डी आर ले लेता हूँ, डी आर वेक्टर तुमने किसी डायरेक्शन में मूव किया, तो एफ नेट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर कुछ भी हो सकता है ना, तुमने किसी डायरेक्शन में मूव किया एंड यू वांट टू नो कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा वर्क डन। डीडब्ल्यू बोल देते हैं, डीडब्ल्यू तुम्हें मिल जाएगा। सिंपल सा रिलेशन है। क्या किया मैंने, पहले मैंने देखा कि मेरी बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, फाइनली उस डायरेक्शन में जाएगी, तो मैंने एक सिंपल सा वेक्टर ले लिया, डी आर वेक्टर, जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी डायरेक्शन में। उसके बाद ये मैंने इक्वेशन लिख ली। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इसे खोल दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, F1 वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डी आर डॉट डॉट डी आर वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे करके चलती जाएगी चेन। तो इफ यू लुक केयरफुली, दिस इज, मैंने वर्क डन पे वेक्टर क्यों लगा दिया, चलो कोई ना, हो जाता है कभी फ्लो फ्लो में, ठीक है। तो वर्क वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है ना, ये गलती तुम मत करना। तो दिस इज क्लियर, ये आगे सिंपल सा। अब इसके बाद तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो सिंपली, दिस इज व्हाट, दिस इज dw1 वर्क डन बाय द फोर्स, फर्स्ट फोर्स ने जो वर्क डन किया छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए, ये जीरो भी हो सकता है। सपोज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पहली फोर्स के परपेंडिकुलर हो गया, जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड फोर्स बिल्कुल dr के डायरेक्शन में हो सकती है, तो तुमने बोल दिया कि dw2, कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डज नॉट मैटर, dw3 हो जाएगा, ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो एज यू कैन सी कि जो तुम्हारा छोटा सा वर्क डन है, इट इज द क्यूमुलेटिव सम ऑफ छोटे छोटे वर्क डन। सारे स्केलर क्वांटिटी तो तुम इजीली ऐड भी कर सकते हो। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं जब तुम मल्टीपल फोर्सेस से वर्क डन निकालते हो, आइदर यू गेट देयर रिजल्टेंट, ठीक है ना, यू गेट देयर रिजल्टेंट। उसमें क्या सीन होता है कि यार रिजल्टेंट में कभी कभी दिक्कत ये आती है कि तुम्हारा F1 वेक्टर जो है वो वेरिएबल होता है विद टाइम,
टाइम के साथ वेरिएबल होगा, कभी डायरेक्शन चेंज होगा, कभी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो तुम्हारा एफ नेट भी वेरिएबल है, तो उस केस में थोड़ा दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने में। बट इफ यू सॉल्व देम इंडिविजुअली, तो क्या पता कोई फोर्स कांस्टेंट हो, कोई फोर्स कुछ और हो, तो वहां पे प्रॉब्लम थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाती है। तो दिस इज वन थिंग जो तुम्हें समझनी चाहिए, है ना। तो ये चीज क्लियर है। तो तुम्हारे पास दो तरीके की, एक तो तुम एफ नेट निकाल के उसमें डी आर का डॉट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हारा वर्क डन क्या है। आइदर यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस और उन्हें ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड कर दो, तो नेगेटिव आएगा तो तुम्हें उसकी भी टेक केयर नहीं करनी, तुम्हें उसकी भी चिंता नहीं करनी, जस्ट सिंपली ऐड ऑल द वर्क डन, है ना। कोई भी वर्क हो, कोई भी फोर्स हो, सिंपल ऐड कर दो। क्लियर है ये चीज। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जो कि यूज होता है सॉल्व करने में, है ना। तो कीप दिस इन माइंड। एक एग्जांपल भी ले सकते हैं अपन, सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, ज्यादा टफ नहीं लेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज ये एक सर्कल है, सर्कल बना है बढ़िया सा, ऐसे करके सीन है ना, एक क्वार्टर है, 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो सब लेट्स टेक थ्री फोर्सेस, तीनों केसेस ले लेते हैं, तीनों केसेस ले लेते हैं जिसमें फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स फिर से कांस्टेंट है बट डायरेक्शन दूसरा है, एंड देयर इज अ फोर्स जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है इसके डायरेक्शन चेंज की वजह से। तो लेट्स टेक अ फोर्स जो कि इसके जो इसी डायरेक्शन में, मतलब ये अगर सपोज मैं ओ पॉइंट बोल देता हूँ और मैं इसे अगर बी बोल देता हूँ और मैं इसे ए बोल देता हूँ, तो एक फोर्स है जो कि ओबी डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी हमेशा, मतलब पैरेलल टू ओबी ही रहेगी चाहे कुछ हो जाए। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं उस फोर्स को, तो वो पैरेलल रहेगी इसके, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एक फोर्स तो ये हो गई, तो दिस इज वन ऑफ द फोर्सेस। तो विल ट्राई टू टेक ऑल द फोर्सेस इन दिस एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द फोर्सेस, है ना। तो इसे मैं एफ बोल देता हूँ, मैग्नीट्यूड सबका सेम रखते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड फोर्स जो है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। सपोज मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ तो ये वाली फोर्स तो इधर रहेगी, जो दूसरी फोर्स है वो इसके टेंजेंशियल लगेगी हमेशा। जो तुम्हारा कर्व है ना, जो सर्कल है, उसके टेंजेंशियली वो फोर्स लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड भी एफ है और इसका मैग्नीट्यूड एफ है। ये दोनों फोर्सेस तुम्हें समझ में आ गई कि क्या क्या है। तीसरी फोर्स जो है उसमें हमें डायरेक्शन चेंज करना है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल कंसीडर अ फोर्स जो कि एट एवरी मोमेंट, अगर ऐसे आर्बिट्रीली कोई फोर्स ले नहीं सकते, एक ऐसा फोर्स लेना पड़ेगा जिसका कुछ ना कुछ लॉजिक हो, कुछ ना कुछ दे रखा हो उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसा एक फोर्स ले लेते हैं कि वो फोर्स क्या है, वो हमेशा बी को पॉइंट करेगा, वो फोर्स हमेशा बी को पॉइंट करेगा। तो इसका मेरा मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर वो इस पॉइंट पे, तो उसका डायरेक्शन ये होगा, देखो ये वाला, मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, कैसा डायरेक्शन होगा ये वाला। अगर वो इस पॉइंट पे तो उसका डायरेक्शन ये होगा, तो यू कैन सी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो इट इज वेरी क्लियर कि तीसरी फोर्स जो है हमारी वेरिएबल फोर्स है ना। तो तीन फोर्सेज हो गई, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सो वी कैन लुक फॉर कि यहाँ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ना। तो दो तरीके, या तो तुम इसका एफ नेट निकालो। एफ नेट निकालने में क्या दिक्कत है, एफ नेट में सीन ये है कि ये वाली फोर्स जो है एफ थ्री जो बोल रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड भी एफ है बट उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो तुम्हें वेक्टोरियल लिखने में से बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। एंड बाकी दो फोर्सेज उन्हें भी वेक्टोरियल लिखने में बहुत दिक्कत होगी। एक फोर्स को तुम इजीली लिख सकते हो एफ आई कैप वगैरह करके कुछ भी लिख सकते हो, बट उससे तुम्हें तुम्हारा आधा काम होगा। नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट वी कैन डू इज, हम क्या करते हैं, अब हम बात किस किस मोशन की कर रहे हैं, हम ए से बी की बात कर रहे हैं। ए से बी अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमने मूव किया तो ये फोर्सेस लग रही हैं उस पे। नाउ वी वांट टू नो टोटल वर्क डन। तो ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं है, अभी यही फोर्सेस चल रही है। तो अभी सीन क्या है, तुमने टेंजेंशियल वाले का निकाल लोगे तुम, जो ओबी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है उसका भी निकाल लोगे, बट बी वाले डायरेक्शन में जो पॉइंट कर रही है उसका निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यार पहली दो फोर्सेस का निकालना तो बहुत आसान है, कि सपोज एक फोर्स है जो इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो मैं इसे कांस्टेंट फोर्स बोल सकता हूँ क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। और इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए से बी आने में, ए से बी आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर सपोज इसकी रेडियस आर है, तो सिंपली यू कैन सी कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ आर। तो आई कैन राइट एफ इंटू आर, एफ डॉट आर, एंगल भी वो मैंने अगर वही वाला डिस्प्लेसमेंट लिया तो एंगल भी 0 डिग्री हो गया। तो एफ आर तो किसकी वजह से हो गया, पहले फोर्स की वजह से लिख दिया, तो मैं डी डब्ल्यू वन लिख देता हूँ, इसे डब्ल्यू वन लिख देते, डी डब्ल्यू भी क्यों लिखना है, ठीक है। W1 लिख देते हैं इसे, यहाँ पे W1 हमने लिख दिया, दिस इज F डॉट R, है ना। नाउ इफ यू लुक फॉर द टेंजेंशियल फोर्स, तो हर जगह पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है, बट आई नो कि इस कर्व पे ए से बी जाने में ये टेंजेंशियली लगी होगी, एंड टेंजेंशियल कितना डिस्प्लेसमेंट है आई नो। अगर तुम इसे सॉल्व भी करना चाहते हो ना, तो तुम इसे ऐसे कर सकते हो, देखो
ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे तुम, सपोज यहाँ पे तुमने dr1 ले लिया, ये dr1 ले लिया, ये dr2 ले लिया, है ना, ऐसे करके तुम ऐड करोगे ऐसे, तो सिंपली इन सारी drs को ऐड करोगे तो तुम वर्क डन ऐड कर रहे होगे, है ना, f डॉट dr करोगे तुम, एक सेकेंड, f डॉट dr करोगे, कल मिट गया, एक सेकेंड वेट करो, ऐसे करके था ना कुछ, ठीक है, तुम f डॉट dr करोगे तो उसमें ये वाला वर्क डन ऐड हो जाएगा, ये वाला वर्क डन हो जाएगा, छोटे छोटे, तो जो फोर्स लग रही है वो हमेशा तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में लग रही है मोशन के, अगर तुम a से b जा रहे हो तो तुम सर्कल के अलोंग ही मूव कर रहे हो, तुम्हारी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो इफ आई नो कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बोलूंगा मैं, क्योंकि फोर्स तुम्हारी टेंजेंशियली लग रही है, तो हर छोटे उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम इसमें डायरेक्टली ये वाला वेक्टर नहीं निकालोगे, तुम इसमें डायरेक्टली ये नहीं निकालोगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें छोटे से इंस्टेंट के लिए दोनों को सेम डायरेक्शन में मान के डीडब्ल्यू निकालना पड़ेगा, फिर छोटे से में मान के तुम्हें दूसरा निकालना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम दूसरे तरीके से अगर इसे लिखना चाहते हो ना, तो तुम इसे ऐसे मानो, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है, तो तुम क्या करोगे, देखो एफ डॉट L1 एंगल 0 डिग्री होगा, हर छोटे छोटे टेंजेंशियल सेक्शन के लिए एंगल 0 डिग्री होगा, तो एफ इंटू L1 प्लस एफ इंटू L2, तुम ऐसे करके डीडब्ल्यू ऐड करोगे, तो यहाँ पे एफ को कॉमन ले लो, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो इस कर्व के अलोंग जितने भी लेंथ बनेगी छोटी छोटी, उनका सम करना पड़ेगा तुम्हें, तो बेसिकली वो क्या है, इसकी सरकमफेरेंस है, वो क्या है, इसकी सरकमफेरेंस है, तुम क्या लिख सकते हो इसे, तुम इजीली लिख सकते हो इसे, क्या लिखोगे, अगर W2 लिखूं अगर मैं, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एफ टू पाई आर होता है पूरे का, तो क्वार्टर का कितना हो जाएगा, पाई आर बाय 2, सिंपल है ना, दो केस हो गए तुम्हारे, दो आंसर, दो वैल्यू आ गई एफ की, अब तीसरी देख रहे हो तुम कितना इजी है सॉल्व करना, अगर तुम इसे इसका इक्विवेलेंट निकालते तीनों फोर्सेस का तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता, बट यहाँ पे बहुत सिंपली सॉल्व हो रहा है। तीसरी फोर्स जो है उसके लिए हमें दिख रहा है कि यार उस फोर्स का डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, एंड वी डू नॉट हैव एनी सच रिलेशन कि उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन और हमारे फोर्स के डायरेक्शन में कोई रिलेशन हो, यहाँ पे था दूसरे वाले केस में कि वो दोनों एक ही तरफ होंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ी दिक्कत बढ़ गई है, इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक क्वार्टर बना लेते हैं अपन, है ना, कॉम्प्लेक्स करते ही नहीं, सिंपल एक क्वार्टर बना लेते हैं, ठीक है, दो फोर्सेस का हम निकाल चुके, तो हम दो फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, एक ही फोर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे सपोज एक फोर्स है और वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ होगा, इसके टेंजेंशियली होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर, दो चीजें होंगी। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर ये किसी एंगल थीटा पे, मैंने ये एंगल माना, ये थीटा है कि वो है, कि एंगल थीटा पे मैंने ये डी थीटा लेंथ का एलिमेंट मान लिया, मतलब ये डी थीटा एंगल मान लिया, डी थीटा अगर मैंने एंगल मान लिया, तो इस कर्व के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इस कर्व के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा आर डी थीटा, कर्व के टेंजेंट के अलोंग, छोटे से एंगल के लिए मैं मान सकता हूँ, ठीक है, नाउ इफ यू लुक, थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया है, दोबारा बना लेते हैं एक बार अच्छे से, क्योंकि फिर प्रॉब्लम में दिक्कत रहेगी तो मजा नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने किसी एंगल थीटा पे एक डी थीटा लेंथ का, डी थीटा एंगल का एलिमेंट मान लिया, यहाँ पे डी थीटा ले लिया मैंने, डी थीटा एंगल बड़ा हुआ दिखाया ताकि कंफ्यूजन ना हो, नाउ बहुत छोटा होगा ये तुम्हें बताइए, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, विल बी आर डी थीटा, ठीक है, मेरी फोर्स किधर लग रही है, मेरी फोर्स इधर नहीं है, मेरी फोर्स किधर है, मेरी फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसको बी को पॉइंट करती हुई, तो उसे भी बना लेते हैं अच्छे से, तो मेरी फोर्स बी को पॉइंट कर रही है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो मेरी फोर्स बी को पॉइंट कर रही है ऐसे करके, तो ये मेरा एफ मैग्नीट्यूड की फोर्स होगी, नाउ ये दोनों तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल गया किसी छोटे से एंगल के लिए, और तुम्हें का फोर्स भी पता है, उन दोनों के बीच में अगर एंगल भी मिल जाए तुम्हें, ये वाला एंगल, तो तुम इजीली डॉट प्रोडक्ट करके निकाल सकते हो छोटा सा वर्क डन, उस छोटे से वर्क डन को तुम इंटीग्रेट करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं बचा, सिंपल ज्योमेट्री बची है, देखना ध्यान से, तुम क्या बोलोगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, डी थीटा बहुत छोटा है तो हम उसे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस थीटा, सिंपल सी चीज है, अगर ये पाई बाय 2 माइनस थीटा है और ये वाली रेडियस, ये वाली लेंथ आर है और ये वाली लेंथ आर है, तो दिस ट्राइंगल ओपीबी, ओपीबी इज अ ट्राइंगल विच इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड आर लेंथ की,
तो ये वाला एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल सेम होते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गए, तो इसे बीटा बोल देते हैं, इसे भी बीटा बोल देते हैं। नाउ यू नो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आई कैन राइट पाई बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस 2 बीटा। तो आई कैन राइट, इसे यहाँ ले जाओगे तो पाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये प्लस थीटा बराबर 2 बीटा। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 विल बी योर बीटा। बीटा हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो निकालना है। तो वो कितना होगा, सिंस ये टेंजेंशियली डिस्प्लेसमेंट है, आर डी थीटा जो है वो हमारा टेंजेंशियल है और रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो बीटा प्लस फाई मान लेता हूं मैं दूसरे एंगल को, विल बी पाई बाय 2 एंड बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 प्लस फाई बराबर पाई बाय 2। इसे सॉल्व कर लोगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। दिस इज द एंगल बिटवीन योर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एंड योर फोर्स। ठीक है ना, अभी के लिए फोर्स तुम्हारा वेरी नहीं कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन वगैरह वेरी नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अपन लिख देंगे। तो हमारी फोर्स थी एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना था आर डी थीटा, उसके बाद हमारा कॉस थीटा वाला टर्म आएगा कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये आ गया। इस सिंपल सी चीज को हमें इंटीग्रेट करना है एंड वी विल हैव आवर आंसर। तो इसमें से एफ आर तो बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 है ना इंटू डी थीटा। इसे इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन 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 माइनस हाफ। किसी को इसमें दिक्कत है तो तुम ऐसे कर सकते हो, इसे पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 को टी मान सकते हो, तो तुम्हारे पास बहुत सिंपल सा वो आ जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा डी थीटा माइनस 1 अपॉन 2, ये आएगा ना बराबर डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो तुम अंदर टी लिख दोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे देखो इंटीग्रल कॉस टी बन जाएगा और तुम dt लिखोगे, बट डी थीटा को dt से रिप्लेस करना है, तो तुम्हारे पास dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt की वैल्यू देखोगे तो तुम वही किया मैंने, नीचे माइनस हाफ से डिवाइड किया, तो वही चीज यहाँ पे माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस हाफ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मैं माइनस हाफ से डिवाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल ये चीज आ गई, बस सॉल्व कर लोगे तो यही रिजल्ट आएगा, है ना। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t का ये आ जाएगा। इसमें लिमिट्स का देखना पड़ेगा, लिमिट्स क्या पुट करोगे तुम, लिमिट्स तुम्हें जो पुट करनी पड़ेगी वो तुम्हारा थीटा कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये तुम एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हो ना, यहाँ से इस वाली लाइन से, देखो ये वाली लाइन से, तो यहाँ पे इनिशियल एंगल कितना था 0, फाइनली कितना हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। इफ यू वांट वी कैन पुट द लिमिट्स, हम इसकी लिमिट भी डाल सकते हैं, ये कर लेते थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस बाहर रखते हैं, हम माइनस बाहर रखते हैं, एफ आर हमारे पास है तो माइनस को ले लेते हैं, माइनस ऊपर रख लेते हैं और यहाँ पे इस 2 को ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और इस 2 को हम यहाँ से हटा देते हैं ना, यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ। उसके बाद तो बस लिमिट पुट करनी है हमें, तो लिमिट पुट कर दो, देखो भाई साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा बाय 2, इसका बाय 2 करोगे तो यहाँ पे पाई बाय 4 आ जाएगा। क्लियर, तुम्हें दिख भी रहा है कि अब कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे तुम जब 0 डालोगे तो साइन पाई बाय 4 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये तुम्हारे पास अंदर वाला टर्म बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या है 1/√2, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा √2 एफ आर। तो अगर तुमसे कोई टोटल वर्क डन पूछता है तो यहाँ पे मैं W3 भी लिख दूंगा, W3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे W3 है, बताओ भैया W3 की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी F.R √2। ठीक, क्लियर, ये है ये वाला केस। देखो अब इसमें एक टाइप का प्रॉब्लम और आता है, इसमें एक टाइप का प्रॉब्लम और आता है, वो क्या होता है, उसका आंसर सेम ही आएगा बट वो थोड़ा अलग है, बट उसका आंसर सेम आ जाता है। देखो वो क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये एंगल, मतलब सपोज एक फोर्स है जो हमेशा ए बी के पैरेलल है, मतलब इन तीनों फोर्सेस को भूल जाओ, मैं पीछे ड्रॉ कर देता हूँ, पीछे ड्रॉ कर देते हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो एक फोर्स है जो हमेशा ए बी के पैरेलल रहती है, इसके इस ए बी के, ये ए है और ये बी है, इसके हमेशा पैरेलल रहती है। तो उस केस में क्या करते हो तुम लोग कि तुम्हारा एफ मैग्नीट्यूड है तो तुम इसकी लेंथ निकाल लोगे, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ इज दिस विल बी 1/√2 आर,
विल बी, अगर ये आर है तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये आर बाय रूट टू आ जाएगा, आर बाय रूट टू का 2 टाइम्स करोगे तो ये रूट टू आर आ जाएगी, तो रूट टू आर इंटू एफ आ जाएगा। वही सेम रिजल्ट तुम्हारा इस केस में आ रहा है, बट मेथड इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो तुम इस क्वेश्चन को ये सोच के नहीं कर सकते थे कि तुम्हारा ये हो रहा है, समझो डिफरेंस समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारी फोर्स किसी पॉइंट पे है ना, यहाँ पे फोर्स किसी पॉइंट पे है, वो बी को पॉइंट कर रही है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन में कि अगर मेरी फोर्स यहाँ होगी वो ए बी के ही पैरेलल लगेगी, चाहे कुछ हो जाए, ए बी के ही पैरेलल लगेगी, वर्क डन दोनों में सेम है। ए बी के पैरेलल और बी के डायरेक्शन में बहुत अंतर है, ए बी के पैरेलल मतलब ऐसे लगेगी, और बी के डायरेक्शन में मतलब है अगर मैं इसी पॉइंट से लगाऊं तो वो ऐसे लगेगी, ये बी पॉइंट है और ये मेरा ए पॉइंट। डिफरेंस समझ में आया ना, आंसर सेम आ रहा है उससे मतलब नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। एक एग्जांपल हमने कर लिया मल्टीपल फोर्सेस का, एंड उससे इजी प्रॉब्लम ही मिलेंगे तुम्हें, या फिर उससे थोड़ा सा टफ मिलेगा तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन देखते हैं विच इज ऑल्सो वेरी इजी, कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी? हम्म, आई गेस नॉट, चलो। A locomotive of mass m starts moving so that its velocity varies according to the law v equals to a root s, है ना, इससे उसकी velocity vary करती है, where a is the constant and s is the distance covered. Find the total work performed by all the forces which are acting on the locomotive during the first t seconds after the beginning of the motion. इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, दूसरा वाला तरीका जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो अभी तुमने पढ़ा नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए कौन से तरीके से करेंगे जो हमें आता है, काइनेमेटिक्स वाले मेथड से करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि एफ नेट जो होती है मेरी, एफ नेट जो होती है वो मेरा क्या होता है बताओ मेरे को, एफ नेट क्या होता है मेरा, एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाता है तो मेरा एफ नेट कांस्टेंट है। अगर एफ नेट कांस्टेंट है देन आई कैन क्लियरली से कि मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे एफ का डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं हो रहा है ना। अगर मेरा एफ कांस्टेंट है तो मेरा वर्क इजीली निकल जाएगा एफ डॉट डी आर से, मैं एफ से डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अ लोकोमोटिव ऑफ मास एम स्टार्ट्स मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज, ठीक है। तो v बराबर हमें दे रखा है a रूट एस दे रखा है। इस टाइप की प्रॉब्लम हम काइनेमेटिक्स में भी कर चुके हैं, तो इट इज वेरी इजी। इसमें देखोगे ध्यान से तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने का ट्राई करूं जो कि v dv by ds से आएगा, तो v तो हमारे पास a रूट एस हो ही गया, इंटू dv by ds करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। बाकी इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना तो मेरे पे हाफ आ जाएगा, एक तो की पावर जो वो नीचे आ जाएगी, उसके बाद इसकी पावर क्या बन जाएगी, एस की पावर माइनस हाफ बन जाएगी। ये है पावर हाफ, ये है माइनस हाफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू इज योर एक्सेलरेशन विच इज अ कांस्टेंट, विच इज अ कांस्टेंट। तो जो चीज मैं बोल रहा था कि अगर ए कांस्टेंट है तो तुम्हारा एफ कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा एंड डायरेक्शन वही है, जिसमें मतलब अगर ये रेस्ट पे था तो एफ नेट के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, है ना। और लोकोमोटिव ऑफ मास एम स्टार्ट्स मूविंग, है ना, तो वो फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो वी हैव आवर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स कांस्टेंट है। तो किसी टाइम टी पे पूछा है तो भैया हमें अगर तुम डिस्प्लेसमेंट दे दोगे, फोर्स हमें पता ही है, फोर्स क्या हो जाएगा अगर मैं फोर्स लिखता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अगर हमें फोर्स पता है एंड वी नो द डिस्प्लेसमेंट जो कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, तो वी विल हैव आवर वर्क डन, है ना, हमारा काम आसान हो गया। तो अगर मैंने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो आई कैन नो द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे आ जाएगा, हाफ ए, ए कितना है हमारा, ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू टी स्क्वायर, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर अपॉन फोर टी स्क्वायर, है ना, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन। तो हमने क्या किया, देखो दो तरीके, पिछले वाले प्रॉब्लम में हमने इंडिविजुअल वर्क ऐड किए, पर हमें यहाँ पे ये नहीं पता, हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि हमारी टोटल फोर्स जो है वो किन किन फोर्स से बनी है। कोई भी रैंडम फोर्स हो सकती है, हमें नहीं पता, बट वी नो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है किसी फोर्स के कॉम्बिनेशन से, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिसमें एफ नेट होता है, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और तुम उस पर मल्टीपल फोर्सेस लगा देते हो एक साथ, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जो उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। सिंस हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो वी कैन से कि यार वर्क डन बाय नेट फोर्स बाय ऑल द फोर्सेस। समझ रहे हो, पहले वाले केस में हमने दूसरा वाला तरीका आजमाया था कि हमने छोटे छोटे वर्क ऐड किए थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एफ नेट डॉट डी आर कर रहे हैं। मैंने जो दो तरीके समझाए थे प्रॉब्लम करने के, स्टार्टिंग में समझाए थे, अभी हम कौन सा कर रहे हैं, पहला वाला। पहले हमने कौन सा किया था, जो अभी पीछे प्रॉब्लम किया था उसमें दूसरा वाला किया था, ठीक है।
तो कोई भी मेथड तुम्हारे लिए जो वर्क करे वो यूज करना सही है, तो अपनी समझदारी से कर लेना। तो वर्क डन निकालना तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो एम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 टी स्क्वायर। तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एम ए की पावर 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये टी स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इज योर वर्क डन। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। बाकी इसका एक सिंपल मेथड है जो हम देखेंगे, तो वो इजी है, वो भी देख सकते हैं। बट अभी के लिए तुम इसे फॉलो कर सकते हो। क्लियर है, समझ में क्या है? दो तरीके तुम्हारे पास टोटल वर्क निकालने के, एफ नेट और डी आर करो। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो एफ नेट के डायरेक्शन में ही बॉडी मूव करेगी। ये चीज लॉजिकली मतलब एफ नेट क्या शो करता है तुम्हारा कि नेट फोर्स किधर है ना, रिजल्टेंट किधर है, तो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। डिस्प्लेसमेंट को उससे मल्टीप्लाई करो फोर्स से, यू विल हैव योर वर्क डन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है। हमने दो क्वेश्चन किए जिसमें दोनों टाइप के मेथड्स एक्सप्लेन किए अच्छे से, तो तुम देख सकते हो इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ फोर्सेस। तो देयर आर जनरली क्या, दो ही नेचर की फोर्सेस होती हैं। दो नेचर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं, अगर तुम्हें नेचर समझ में आ गया किसी भी फोर्सेस का, तो तुम्हारा प्रॉब्लम टफ नहीं। तो वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्सेस इज योर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव, एंड सेकंड इज योर नॉन कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव है, जो नहीं है। दो ही टाइप की फोर्सेस होती हैं, तो दोनों को अपन देखेंगे अच्छे से कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में क्या डिफरेंस होता है, क्या सारी चीजें होती हैं। एंड आई थिंक कि मोस्टली तुम लोगों को पता भी होगा, जब तुमने फ्रिक्शन व्रिक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यू नो कि फ्रिक्शन में कुछ चीज अलग है स्प्रिंग से, ग्रेविटेशन से, या बाकी सारी फोर्स से। ठीक है, तो क्या चीज अलग है उसे हम थोड़ा एक अच्छे उसमें अच्छे से सजा के, जैसे गिफ्ट गिफ्ट रैप करके देते ना गिफ्ट, वैसे करके तुम्हें समझाएंगे, तो यू विल नो कि क्या डिफरेंस होता है ना। स्टार्ट करते हैं, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं पहले, क्योंकि अगर ये समझ में आ गई तो नॉन कंजर्वेटिव तो समझ ही जाओगे ना। जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव है, तो अगर तुम्हें कंजर्वेटिव पता लगी तो तुम्हें नॉन कंजर्वेटिव भी पता लग जाएगी। ठीक है? तो कंजर्वेटिव फोर्स की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट है, ठीक है ना, तो जो मेरा वर्क डन होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि मुझे ए से बी लेके आई है, ठीक है ना। तो वो सपोज मैं ऐसे करके आया, एक कंजर्वेटिव फोर्स तो ऐसे करके आई, इस पाथ से लेके आई, और सेम टाइप की दूसरी कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे करके लेके आई, और ये यहाँ पे तीसरी कंजर्वेटिव फोर्स से ऐसे आ गया मैं, ठीक है ना। तीन अलग अलग डायरेक्शन से मैं एक ही पॉइंट पे पहुंचा, सेम कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स आई कैन राइट वर्क डन in all three cases will be same. कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे फर्स्ट एंड बेसिक डेफिनेशन कि द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। अगर मैं यहां भी निकल आता, अगर मैं ऐसे करके यहां से घूम के ऐसे और ऐसे 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 करके इसी पॉइंट पे वापस आ जाता, देन ऑल्सो द वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। तो सबसे बड़ी हिंट तो यही होती है कि अगर तुम बता पाते हो कि वर्क डन मेरा जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिख के दीजिए कि पाथ इंडिपेंडेंट है तुम्हारा वर्क डन, तो दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जहां से जाता हूं मैं, यहाँ से जाता हूँ ऐसे करके, यहाँ पे जाता हूँ मैं, कैसे भी चला जाऊं मैं, ऐसे करके चला जाऊं, माई वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। तो मैं कुछ भी पाथ चूज कर सकता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, पहली चीज क्लियर है। अगर तुम्हें इससे समझ में ना आए, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि यार ऐसे कुछ कुछ फील नहीं आ रही, तो दूसरा तरीका भी बोलने का, तो वो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे कि अगर मेरे को ए से बी जाने पे, चाहे मैं कैसे भी जाऊं, अगर मेरा वर्क डन सेम है, तो अगर मैं ए से घूम के ए पे ही पहुंच गया, विच इज आवर सेकंड वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, आगे देखते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट किया, देखो ऐसे करके गया और बी पे पहुंच गया, अब मैं बी से ए आ रहा हूँ इस वाले ग्रीन वाले पाथ से। हाँ, थोड़ा सा डायग्राम में फेरबदल कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर बेटर अंडरस्टैंड। अगर मैं ए से ये ब्लू वाले पाथ से गया और ग्रीन वाले से वापस आ गया,
तो जहां से स्टार्ट किया मैंने वहीं पे मैं वापस आ गया। अब सिंस इन कंजर्वेटिव फोर्स मेरा वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ जो मैं लेता हूँ। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ जो मैं लेता हूँ। तो बेसिकली एज यू कैन सी क्या हो रहा है कि यहाँ से तुम गए, तुम वहां पे आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, तो एफ डॉट डी एस एफ डॉट एस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो इन अ लूप। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो इन अ लूप। ये है सिंपल सा इसका मतलब। अगर कोई फोर्स है, अगर उसका वर्क डन एक लूप में जीरो आ रहा है, तो दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना? अभी एग्जांपल वगैरह देखेंगे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के, तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। ठीक है? दूसरे तरीके से जो तुम्हें डेफिनेशन कहीं जगह मिल जाएगी वो क्या है? लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, है ना? तो जो इसका लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है पता है तुम्हें? एफ डॉट डी एस। अगर मैं किसी भी पाथ पे छोटे छोटे एफ डॉट डी एस करूंगा, छोटे छोटे वर्क ऐड करूंगा, छोटे छोटे, इस पाथ पे भी छोटे छोटे वर्क ऐड करूंगा, वही लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। पाथ पे भी छोटे छोटे वर्क ऐड करूंगा। ठीक है? तो ये लाइन इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि मैं लाइन के छोटे छोटे मैंने कंपोनेंट लिए और मैं एफ के साथ उसका डॉट कर रहा हूँ, तो मेरे पास वर्क आ जाता है। अगर मैं इन छोटे छोटे सब लाइन सारे पाथ पे लाइन इंटीग्रल करूंगा तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। इसका क्या मतलब है कि एफ इसका ए के लिए, ए से बी ब्लू लिख देते, ब्लू इज इक्वल टू ग्रीन, ग्रीन में भी सेम चीज, और इज इक्वल टू रेड में भी सेम चीज। समझ रहे हो? अगर मैं बेसिकली इस पे छोटे छोटे एलिमेंट लेता हूं और उनका ऐसे करके इक्वेशन लिख देता हूँ, तो तीनों की वैल्यू सेम आएगी तीनों पाथ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, देन यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय लाइन इंटीग्रल। तुम्हें वर्क से समझ में आता है, तुम्हें ऐसे समझ में आता है, इट इज अप टू यू। तीसरा क्या है? अगर अब देखो लाइन इंटीग्रल बेसिकली हम वर्क की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से लाइन इंटीग्रल लेते जा रहा हूँ, छोटे छोटे वर्क की वैल्यू ऐड करता जा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे एंड किया, है ना, और फिर मैं यहाँ से मुंह उठा के उल्टा चला गया वापस, तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल करूंगा मैं छोटे छोटे, तो टोटल वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी। In a loop, the value of my line integrals, basically the value of my work done, will be zero for a conservative force. क्लियर है? सिंपल चीज है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो आई होप इट इज क्लियर, है ना? किसी को कोई परेशानी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का, इससे तुम्हें और फील आएगा। जो पहली कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा दिखता है तुम्हें, मतलब दिखता नहीं है बट यू नो कि हाँ वो होती है, इज योर ग्रेविटेशन फोर्स। जिस फोर्स से तुम्हें अर्थ अट्रैक्ट करती है उसका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये एक मेरा लेवल है और एक मेरा ये लेवल है, अगर मैं यहाँ से यहाँ सीधे जाता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके जाता हूँ, माई वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। यही कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत होती है। तो इफ इवन इफ यू सपोज कि मैं ऊपर जाता हूँ पहले, अगर मैं ऊपर भी जाता हूँ ना और फिर मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, माई वर्क डन विल स्टिल बी सेम। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सेम फॉर ऑल द थ्री केसेस। ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल वर्क डन, उसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकती है, लेकिन एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि वर्क डन विल बी सेम। अगर मैं सेम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हाइट h है, तो आई नो कि मेरा क्या वर्क डन होगा बाय ग्रेविटी विल बी mgh, force into displacement. So that is same for this case also, that is same for this case also. You can try adding all this, तुम इन्हें ऐड करने का भी ट्राई कर सकते हो एंड यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। ठीक है? क्लियर? ग्रेविटेशन फोर्स तो सबको पता ही होगी, और अभी थोड़े टाइम में हम डिस्कस भी करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स अच्छे से। तो दिस इज आवर ग्रेविटेशन फोर्स, F1 बराबर F2 बराबर gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F1 बराबर F2 क्या है? एक बॉडी मास m1 की, एक बॉडी m2 मास की, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। वो दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होती है। नॉर्मल इज नॉट अ पेयर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का पेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी। तो F1 और F2 जो दो फोर्सेज लग रही हैं, दीज आर नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्सेज, एंड ग्रेविटेशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है?
तो इट डज नॉट मैटर तुम कैसे जा रहे हो, इट मैटर्स कि तुम जहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ही पहुंच रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये वाले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया था ना, देखो यहाँ पे ऐसे करके। क्लियर है? इलास्टिक फोर्स में थोड़ा लोगों को डाउट होता है और इसको शायद तुम भूल भी सकते हो, बट इलास्टिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं होता। कंजर्वेटिव फोर्स, अगर तुमने स्प्रिंग को इलोंगेट किया है और तुम उसे छोड़ दोगे तो वो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने स्प्रिंग को इलोंगेट किया और कुछ लॉस वगैरह हो गया ना। तो आइडियल स्प्रिंग की बात करें हम लोग, आइडियल स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है kx करके, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे चेक करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को? एक तो अगर तुम्हें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि वर्क डन मेरा इंडिपेंडेंट है पाथ के, तो पहला वो तरीका हो गया। द सेकंड वे अराउंड इज कि तुम दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा अभी उससे भी चेक कर सकते हो, बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि एक स्प्रिंग का जो फोर्स होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है। तो जैसे अगर तुम ब्लॉक को लास्ट में छोड़ भी दोगे ना, तो वो तेजी से अंदर जाएगा, वो तेजी से अंदर जाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक इलास्टिक स्प्रिंग जो होती है उसमें कभी भी लॉस नहीं होता कोई। तो सबसे अच्छा जो तरीका है देखने का वो ये है कि देखो कोई लॉस वगैरह तो नहीं हो रहा। अगर लॉस वगैरह हो रहा है किसी फोर्स की वजह से या किसी चीज की वजह से, तो दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें। अगर देखो ये दो चार्जेस हैं, अगर सेम चार्जेस होते हैं जैसे अभी आएगा, सेम चार्जेस पे रिपेल करते हैं है ना, तो जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ग्रेविटेशन में खास बात क्या होती है कि मास का कोई चार्ज नहीं होता, तो दोनों कोई भी दो मास होते हैं उन पे हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगती है। बट चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उनपे फोर्स का नेचर जो है वो वेरी करता आता है। तो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास पॉजिटिव पे रिपेलिंग फोर्स लग रही है और पॉजिटिव नेगेटिव पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, क्या सीन होता है ना, which is also a conservative force, which is also a conservative force, it is also a conservative force and it is very important to understand, है ना। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है सेम लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला भी इसका सेम होता है फोर्स का, k q1 q2 अपन r स्क्वायर। बोलते हैं ना चीटिंग नहीं करनी, है ना, मतलब चीटिंग कर लो पर पता नहीं लगना चाहिए। पर बच्चे क्या करते हैं, ये कर देते हैं ग्रेविटेशन का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये चीज समझना जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना ये चीज बहुत काम आती है कि विच फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड विच फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। क्योंकि जब तुम आगे हम थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तुम थ्योरम वगैरह लगाओगे तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक सेकंड आएगा गेस, बैटरी कम, चलो क्या बनाओ इट्स, सब बंद हो जाता है चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स तुम्हें पता ही होगा, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर पोल रिपेल करते हैं, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। ये क्लियर है? ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम एनालॉजी से तुम समझ सकते हो कि वहां पे भी जो तुम्हारा वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। कि एक बार सोच के देखो ना, फील लेके देखो कि अगर जैसे सपोज दो बॉडी पास आना चाहती थी, दो बॉडी अपनी लाइन के अलोंग पास आना चाहती थी, तो तुमने उन्हें दूर कर दिया। तो तुमने पहले इधर ले जाके दूर करके अगर तुम उसे यहाँ लाओगे तो तुम उसे इनडायरेक्टली पास ला जा रहे हो ना, तो अगर तुम उसे ऐसे लेते जाते तो वो दूर जाता था। फिर दो बॉडी थे, तुम बोलते हो कि मैं पहले तो इसे यहाँ से यहाँ ले गया, देन तुम इसे यहाँ से यहाँ ले गए तो तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब तुम इसे यहाँ ला रहे हो तो तुम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम कर दे रहे हो ना। तो दैट इज कि तुम्हारी जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन है, क्योंकि तुम अल्टीमेटली वहां पहुंच जा रहे हो। तो अगर तुमने कहीं ज्यादा वर्क किया था, मतलब उस फोर्स में ने अगर कहीं वर्क कम किया था, तो दूसरी जगह पर ज्यादा करना पड़ेगा। समझ रहे हो ये चीज? अब सेंट्रल फोर्सेस देख लेते हैं। सेंट्रल फोर्सेस हमने अभी एग्जांपल दे भी लिए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर टू एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है कि अगर मैं दोनों के लिए बोल देता हूँ, अगर यहाँ पे मास m1 है और यहाँ पे चार्ज q1 है और यहाँ पे मास m2 और यहाँ पे चार्ज q2 है, तो इन दोनों पे जो फोर्सेस लगेंगी दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स देयर सेंटर।
हमेशा सेंटर पे लगती है। अगर ये दोनों अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव है, तो दोनों इनके सेंटर की तरफ लगेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो इसका सेंटर है वो इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, हमेशा जो इनके ऊपर फोर्स लगेगी वो हमेशा इन लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, जो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसके अलोंग लगती है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें अपने पास मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, तो इनके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, दैट इज द फोर्स जो इनको एक सर्कल में मूव करने के लिए हेल्प करती है। क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए तुम अभी थोड़े टाइम में नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे कि वो फोर्स जो होती है जो किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव कराती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि चाहिए होती है, उसके बिना मूव नहीं कर सकते। तो सोलर सिस्टम में और स्पेस में दैट इज प्रोवाइडेड बाय विच फोर्स, दैट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, देन देयर आर मल्टीपल अदर फोर्सेस जो हमारे अभी सिस्टम, जैसे अगर मैं रस्सी से कोई पत्थर बांध के घुमाता हूँ तो टेंशन फोर्स उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी टाइप के फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस जनरली टेंड टू मूव, अगर कोई पेयर है उसे सर्कल में मूव करने का ट्राई करती है, क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना इजी हो जाता है। तो सेंट्रल फोर्सेस भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इन फोर्सेस का डायरेक्शन जो है ना वो इसी प्रॉपर्टी से आता है। इफ यू हैव टू चार्जेस किसी पोजीशन पे रखे हुए हैं, तो उन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसके अलोंग फोर्स लगेगी। फोर्स का डायरेक्शन आ गया, मैग्नीट्यूड का मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो यू आर गुड टू गो, तुम फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। Now let's talk about non-conservative forces. Non-conservative forces are those forces जिनमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, हीट से हो, साउंड से हो, कैसे भी हो। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि तुम पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हो एयर के थ्रू या फिर किसी भी और के उसके थ्रू। तभी वैक्यूम में कभी भी साउंड नहीं आती, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं होता है एनर्जी ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दो फोर्सेज जिसमें एनर्जी हमारी लॉस होती है, सिस्टम में एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। या दूसरे तरीके से तुम बोलोगे, जो तुम्हारी वर्क डन है इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। कैसे बोल रहा हूँ कि अगर सपोज ये यहाँ पे है, ये पत्थर यहाँ पे है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ये इससे जाके टकराया तो सब वापस आएगा नहीं, लकड़ी है। अगर ये इससे टकराता है तो यहाँ पे हीट, साउंड, डिफॉर्मेशन वगैरह कुछ निकलेगा ना। अगर तुम्हारा फोन ही ले लूं मैं, अगर अपने फोन ले लेते हैं, तो फोन जिस एंगल पे गिरता है उस पर मोस्टली डिपेंड करता है कि उस पर कितना डैमेज आएगा। अगर वो पूरा स्क्रीन के उस पर गिर रहा है तो स्क्रीन टूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, अगर बैक के उस पर गिर रहा है तो बैक टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अगर वो साइड से एज से गिर रहा है तो उसमें एज से क्रैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यू नो कि भले ही वो सेम हाइट से गिरा हो, लेकिन उसके ओरिएंटेशन पे, गिरने के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि उसमें डैमेज किस टाइप का होगा। तो तुम समझ सकते हो कि यार जो इम्पैक्ट जहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले सीन में जाता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वगैरह ये सारी चीजें लग रही थी, वो कैसी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ रहे हो? यहाँ पे सपोज ये आया और यहाँ से इससे टकराया, ठीक है ना, तो इसमें डिफॉर्मेशन वगैरह आया तो एनर्जी लॉस हुई। तो दो टाइप ऑफ फोर्सेस भी एग्जांपल देखेंगे हम उसके, दीज आर नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, तुमने पत्थर उछाला, ये पिचक गया, फिर ये वापस इसी हाइट पे आ जाएगा, सेम हाइट पे जाएगा, स्प्रिंग उतने पे एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें है ना, क्लियर है? सबसे बढ़िया एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है? फ्रिक्शन। क्योंकि जब दो बॉडीज रगड़ती, जैसे तुम्हें ठंड लगती गर्मियों में, तुम क्या करते हो? ऐसे ही तो करते हो, मतलब ठंड लगती गर्मियों में नहीं ठंड लगती सर्दियों में, तो तुम ऐसे ऐसे करके हीट ही तो जनरेट कर रहे हो। तो यू आर अलाउइंग योर बॉडी, तुम वर्क कर रहे हो, उससे तुम हीट जनरेट कर रहे हो, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से ये पॉसिबल होता है। एंड अगर तुमने देखा होगा, तुम स्लाइड वगैरह पे अगर मस्त मजे मार रहे होते तो कभी कभी पेंट फट जाता है या फिर गंदा भी हो जाता है, एंड हीट भी जनरेट हो सकती है। अगर तुम सपोज मतलब बहुत लंबी स्लाइड उस पर बैठ गए, तो यू फील कि हाँ कुछ हो रहा है। तो वो चीज जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वहां पे डिपेंड करता है कि तुम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, तो स्लाइड का क्या पाथ है, कितनी लंबी स्लाइड है, कितने टर्न्स है, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पैंट को कितना डैमेज हो रहा है और कितनी क्या सारी चीजें। अगर एक स्ट्रेट पाथ है उसमें डैमेज कम होगा, एक कर्व पाथ है भले ही सेम पॉइंट पे मिल रहा है उसमें डैमेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वन ऑफ द एग्जांपल है। उसमें यू कैन इजीली सी कि देयर इज सम एनर्जी लॉस, देयर इज सम ना समथिंग। so this type of forces are known as non-conservative force, and it is very important to understand the difference between a conservative and non-conservative force, है ना। कभी कभी फ्रिक्शन के जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, जो हमने किए भी थे फ्रिक्शन का, जब वर्क डन निकाला था, वेरिएबल फोर्स का भी वर्क डन निकाला था, उसमें
क्या आ गया था हमारा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आ गया था वो हमारा एज अ कंजर्वेटिव फोर्स की तरह आ गया था, कि मतलब ऑलमोस्ट कंजर्वेटिव फोर्स की तरह वर्क डन हमने उसमें निकाल लिया था। बट कुछ भी हो सकता है, बट उस केस में आ गया था कंजर्वेटिव फोर्स की तरह, रिजल्ट आया था खाली। इट इज स्टिल अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हम वर्क डन नहीं निकाल सकते, वर्क डन निकाल सकते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तुम्हें डिफरेंस क्लियर हो, क्योंकि तुम उसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे, है ना। चलो, तो अगर हम सम अप करें तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, और यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, देखो विस्कस फोर्स एंड इंडक्शन फोर्सेस इन साइक्लोट्रॉन, ये सारी जो है कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीस फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर मैं एक सर्कल में मूव करता हूँ, निशान है मेरे पे, है ना, तो ऐसे करके अगर मैं सर्कल में मूव कर रहा हूँ, सर्कुलर तुम वो मान सकते हो, एक स्लाइड मान लो, सर्कुलर स्लाइड होगी, तो यहाँ से यहाँ आने में ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारा पैंट यहाँ से यहाँ तक तो फट रहा था, फिर यहाँ से यहाँ आके रिपेयर होने लग गया, ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्शन जो है वो डैमेज इस पाथ में भी करेगा और इस पाथ में भी करेगा, है ना। तो वही है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब, कि जब तुम यहाँ पे पहुंचे, जब तुम घूम फिर के यहाँ पे आए पूरा भ्रमण करके, तो तुम्हारी कंडीशन इनिशियल कंडीशन नहीं थी, तुमने कुछ ना कुछ वर्क किया, तुमने कुछ या तो हीट लॉस की या कुछ हीट तुमने प्रोवाइड की, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि ये डिफरेंस ही है जो तुम्हें बताएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस जो तुम्हें बताएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, करेक्ट। अब देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स को चेक कैसे करना है। अब यार फोर्स जो होती है वो हमें कैसे मिलती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, ऐसे करके मिलेंगी फोर्सेस। सपोज कोई ऐसे फोर्स मिल गई, या फिर ऐसे बोल देते कि एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ऐसे करके मिल गई। तो हाउ टू चेक कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, ये हमें एक एफ वेक्टर दे दिया, हाउ टू चेक। अब इसका हमें पता नहीं लग रहा है कि यार ये सर्कुलर पाथ में वर्क डन जीरो करेगी कि नहीं करोगी, तो उसके लिए हमने एक मेथड बनाया, है। हम क्या बोलते हैं कि ऐसी टाइप की फोर्सेस का कर्ल जीरो होता है। कर्ल क्या होता है ये सारी चीजें हम देखेंगे, बट पहले देखते हैं कि ये ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर क्या है। ये ऑपरेटर का ये मतलब है कि सिंपली यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे इससे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ आ जाएगा। और इससे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका क्या मतलब है, मैं अगर तुम्हें एक एग्जांपल लेके सिखाऊं, एक्स वाई है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एफ एक्स, तो अगर मैं डी एफ बाई डी एक्स करता हूँ, इसे मैं एफ बोल रहा हूँ, तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पहले मुझे एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वाई को ऐसे लूंगा, तो मेरे पास फिर क्या आएगा, दूसरा टर्म वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा ना। अगर मैं इस एफ को जो कि मेरा एक्स वाई था उसे मैं अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स के टर्म्स में, मेरे पास ये आएगा। दिस इज नोन एज फुल डिफरेंशिएशन, दिस इज नोन एज फुल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मीन्स है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स कि इसमें जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज, ये हर डिफरेंशिएशन में जीरो लेनी है। इसका क्या सेंस है, देखो अगर मैं डेल एफ बाय डेल एक्स लिख रहा हूँ और मैं उसे एक्स वाई लिख रहा हूँ, तो apart from x this operator will treat everything as constant, इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे y भी लिख दूं ना, तो ये इसका आंसर x ही देगा, x नहीं देगा, मतलब y देगा। क्यों देगा y, देखो ध्यान से, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसके लिए बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है x को छोड़ के, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इनटू सम कांस्टेंट प्लस सम अदर कांस्टेंट, मतलब एक सी है ये भी। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये देखो इसे डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x तुम्हारा डिफरेंशिएट होना है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फुल डिफरेंशिएशन एंड अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन इज कि ये ही है, मेरे को इस पे ही फोकस करना, दिस इज माय वेरिएबल, बाकी कुछ भी हो, ये डिपेंडेंट भी होंगे, मैं नहीं बोल रहा कि इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते टाइम यू आर इंप्लाइंग कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। उस ऑपरेटर के लिए तुम्हें ये मानना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड करके ऐसे कुछ गंदी सी टर्म भी होती है ना, तो उसका अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ, डेल बाय डेल एक्स करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा पता है, यहाँ से x मेरा वेरिएबल है, y मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ से y आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनका 0 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा फिर से x ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2x और z आ जाएगा।
इट डज नॉट मैटर कि मेरे पास जेड है, जेड के भाई है, जेड के बहन है, इट डज नॉट मैटर, है ना। क्लियर, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो ये ऑपरेटर तुम्हें पता लग गया, ये ऑपरेटर क्या है ना। जब अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ये एफ वेक्टर को हम सपोज कर लेते हैं ऐसे है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या इक्वेशन लिखी हुई है, देखो ध्यान से। ये तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारा ये डेल्टा, ये उल्टा डेल्टा क्या है ना, ये तुम्हें समझ में आ रहा है। ये जो ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। उसके बाद इसका क्रॉस ले रहे हैं ना एफ के साथ, और वो उसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यार तुमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता ही है, आई कैप जे कैप के कैप। अगर मैंने एफ वेक्टर को एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड करके लिख रखा है, तो कहना है राइट इट एज एफ एक्स, मतलब मेरा ये पहले है ना, तो ये मेरे को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं जगह छोड़ के नीचे एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड लिख देता हूँ। तो अगर यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स है और यहाँ पे डेल बाय डेल वाई है, यहाँ पे डेल बाय जेड जेड है, तो ये थोड़ी एडवांस की चीज है, मतलब ये तुम्हें कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाई जाती है, बट प्रॉब्लम आ सकता है इससे, क्योंकि सिंपल है, इतना टफ नहीं है। तो अंडर तुम अभी समझ सकते हो इसे, ठीक है। तो ये करके तुम्हारी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाती है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देखो अब इसे सॉल्व कैसे करना है। इसे सॉल्व करने का सिंपल सा है, पहले इससे काटो, ऐसे करके तुम यहाँ से काटोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, आई कैप आ जाता है सीधे सीधे। जब ये कट गए, जैसे मैं ब्लू लाइन से अगर शो भी करता हूँ, तो ब्लू लाइन से अगर मैं शो करूंगा तो ये कट गए, देखो इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, और बीच में माइनस आएगा, तो डेल मल्टीप्लाई किससे हो गया, एफ जेड से। और यहाँ पे क्या आ गया, डेल वाई, देखो देखो ध्यान से, और माइनस ये वाला डेल जाके मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो डेल अपॉन डेल जेड, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ वाई, दिख रहा है ये, माइनस जे कैप को अब छुपा दो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छुप जाएंगी, तो डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड एफ जेड, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लास्ट टर्म लिखता हूँ तो के कैप, और मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को उड़ा दो, तो डेल बाई डेल एक्स इंटू एफ वाई माइनस डेल वाई इंटू डेल वाई इंटू एफ, तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स। यार सिंपल है सॉल्व करना, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो इसके ऑपरेटर के अंदर चली जाएगी। तो अगर यहाँ पे अगर एफ जेड को मान लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल वाई, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक्स स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो है ही ऑब्वियसली। अगर एफ वाई मेरा, सपोज जैसे मैंने बोला एफ वाई मेरी, एफ वाई की वैल्यू मेरी वाई जेड स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू वाई जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डेल, और तुम्हें क्या करना है, वाई जेड स्क्वायर करना है, और अपन डेल जेड है, तो तुम क्या लिख दोगे, वाई तुम्हारा कांस्टेंट है जेड की नजरों में, तुम्हारे पास टू जेड इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये हैबिट मत बना लेना, तुम इससे डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम अपने गलत कर सकते हो, हैबिट मत बना लेना। इट इज फॉर सम स्पेशल केसेस, तुम उन्हीं के लिए रखना है इसे, वरना डिफरेंशिएशन में गलती करोगे। तो डिफरेंशिएशन ज्यादा वाइडली यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम्हारा हायर लेवल्स में बहुत यूज होता है, तुम कॉलेजेस वगैरह में जाओगे, इंजीनियरिंग पढ़ोगे, वहां पे ज्यादा यूज होता है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, है ना, इससे रिलेटेड, इसकी आदत मत बना लेना। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो और आइडिया लग जाएगा। सपोज दिस इज आवर फोर्स, अब वो कह रहा है कि यार ये 0 के कैप लिख रहा है, ऐसे में क्या भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो ये डायरेक्टली इतना ही लिख के देता या ये लिख के देता, ये लिख के दे दिया फॉर मोर क्लियरिफिकेशन, है ना। तो भैया हमारा डेल्टा क्या, उल्टा डेल्टा क्या, डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये याद रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं, जो मल्टीप्लाई होगा वही इसके अंदर आ जाएगा, आई कैप डेल बाय जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ये हमारा ऑपरेटर है। इसका क्रॉस एफ के साथ 0 होगा तो ये कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी, ये तो हमें चेक करना है, देखो ये तो हमने निकाला, सबसे पहली चीज जो कर्ल है उसका वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो किसी को नहीं बोलना कि यार ये लंबा सा प्रोसीजर क्या है, तो वो डायरेक्टली बोल सकता है कि इसका कर्ल 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखो क्या आएगा, डेल क्रॉस एफ निकालना है ना मेरे को, तो आई विल राइट आई कैप जे कैप के कैप, जो पहले लिखा होता है उसके टर्म्स पहले आते हैं, तो यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स आ जाएगा, डेल बाय डेल वाई आ जाएगा, डेल बाय डेल जेड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, इसे मैं रोक दूंगा, इस वाली लाइन को मैं छुपा दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन डेल वाई, तो डेल वाई
और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डेल वाई डेल जेड इंटू वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ना वाई से, माइनस जे कैप, यहाँ पे क्या आएगा इसे मैं छुपा देता हूँ, तो डेल बाई डेल एक्स इंटू जीरो, फिर मेरे पास क्या आया डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स, दूसरे टर्म बन गया मेरा तीसरा टर्म। देखो तीसरे में ऐसे छुपा दूंगा तो डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, और यहाँ पे डेल बाई डेल वाई और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, इफ यू लुक केयरफुली इसकी वैल्यू तो जीरो, ये वैल्यू भी जीरो है क्योंकि मेरा वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मेरा वाई को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड तो इसकी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, जेड वहां है ही नहीं। ठीक है, तो वाई से लगेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेगा जेड के टर्म्स में तो जीरो आ जाएगा। ये भी जीरो है क्योंकि यहाँ पे जीरो ही डायरेक्टली, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो। दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप विच इज जीरो वेक्टर। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जीरो आ गई, मतलब तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स ये है, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन को तुमने चेक कर लिया कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये वो दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं। तो अगर तुम कोई इक्वेशन यहाँ लिख रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस रियल लाइफ में तुम निकाल ले रहे हो, तो यू आर डूइंग वेरी गुड, है ना। तो एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर सपोज यहाँ पे z भी होता, अगर सपोज यहाँ पे z भी होता तो हम उस केस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर z भी होता तो मैं यहाँ पे z डालता हूँ तो फिर भी इसकी वैल्यू जीरो होती, यहाँ पे z डालता हूँ तो फिर भी इसकी वैल्यू जीरो होती। देखो दिख रहा है, अगर z यहाँ है तो दो टर्म्स में यहाँ पे z आ जाता, फिर भी इसकी वैल्यू जीरो होती, फिर भी इसकी वैल्यू जीरो होती। तो अगर यहाँ पे अगर z भी होता ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप भी होता अगर ये, तो स्टिल इट वुड बी अ कंजर्वेटिव फोर्स, विच इज लॉजिकल ऑल्सो कि अगर तुम एक और डायमेंशन में एक फोर्स भगाड़ा दे रहे हो, अगर तुम्हारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप तुम्हारा कंजर्वेटिव है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्यों नहीं होगा, व्हाट इज द डिफरेंस, है ना। क्लियर है, इसे चेक कर सकते हो तुम, होमवर्क में कर सकते हो इसे, ठीक है ना। लेट्स सी कोई प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो सिंपल प्रॉब्लम है, आई विल, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ बाकी तुम उसके बाद खुद कर लेना। तो मैं इस बार डायरेक्टली लिखने का ट्राई करूंगा ताकि तुम्हें थोड़ी आइडिया लगेगी डायरेक्टली कैसे करना होता है इसे। ठीक है, के नीचे जेड, जे के नीचे वाई, आई के नीचे एक्स, है ना। ये हो गया, फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स वाई इधर आ जाएगा, फिर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड आ जाएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे सॉल्व करते हैं ना, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, सिंपल है। अब इसका सॉल्यूशन वाला टर्म जो है वो हम अलग पेन से लिख लेंगे, तो आई कैप लिख लेता हूँ मैं। आई कैप के अंदर क्या आएगा, ये छुप जाएगा, डेल वाई वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया तो अब इसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, डेल बाई डेल जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। ठीक है, अब माइनस जे कैप लिख लेते हैं, जे कैप को छुपाओ तो डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस डेल बाई डेल जेड टू एक्स वाई। ठीक है, दिख रहा है, प्लस के कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे छुपाओ, डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड माइनस डेल बाई टू एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म्स लिख लेंगे ना, सीधे सीधे जो अंदर आ रहे हैं, उससे हमें पता लग जाएगा हमारा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इफ यू विल सॉल्व यू विल लुक कि डेल बाई डेल ऑफ वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में क्या हो जाता है, टू वाई आ जाएगा ये। अगर यहाँ पे देखोगे तो इस एक्स स्क्वायर को जेड कैसे ट्रीट करेगा कि ये कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू तो जीरो होगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि क्या मतलब है कि अगर ये ऐसे है अपॉन डेल जेड है तो आई कैन राइट इट एज डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल जेड प्लस डेल टू वाई जेड अपॉन डेल जेड, ऐसे करके लिख सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ये तो जीरो हो जाएगा जैसे हमने बताया अभी। यहाँ पे से दिखेगा कि कुछ कांस्टेंट z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ कांस्टेंट z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा क्योंकि z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ j के अंदर अगर तुम देखोगे और k के अंदर देखेंगे अपन, तो j के अंदर तो देखो यार ये तो इसमें x का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया।
यहाँ पे भी कुछ z का रिलेशन नहीं आ रहा तो ये भी 0 हो गया। k कैप का अगर तुम देखोगे तो x स्क्वायर है भाई, x स्क्वायर है, x से मतलब है इसका, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। 2yz में कुछ भी x का मतलब नहीं है, तो यहाँ पे बाकी बचे हुए में 0 आ जाएगा। माइनस del y ऑफ 2xy, इससे क्या लगेगा कि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो एज इट इज ये वो कांस्टेंट दे देगा, तो दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचेगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो जो चीज तुम चाहते थे वही आ गई। तो दिस f विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, और तुम जानते नहीं उसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या सीन होगा, हमें नहीं पता, बट दिस इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैं बार बार रिपीट भी करूं, दिस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। दिख रहा है, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो सकती थी, उसका तुम्हें एक इतना सिंपल तुम्हें वो मिल गया कि एक फोर्स कुछ भी दे दो मुझे, अगर तुम बता सकते हो कि उसका एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है ना, वेक्टोरियल फॉर्म में मेरे को फोर्स लिख के दे सकते हो, आई कैन टेल यू कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, ठीक है ना। आई विल रिपीट कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है इसमें, उसे वो प्रॉपर डिफरेंशिएशन से कंफ्यूज मत कर देना, एंड प्रॉपर डिफरेंशिएशन करने की भूल मत जाना। पार्शियल डिफरेंशिएशन 2-3 जगह ही यूज होगा, बट तुम्हारा प्रॉपर डिफरेंशिएशन सब जगह यूज होता है, तो बी वेरी केयरफुल की आदत मत बना लेना इसकी। एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, आई गेस तुम्हें समझ में आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये मतलब है कि बाकी सारी चीजें जो उस वेरिएबल को छोड़ के वो कांस्टेंट है, ठीक है, इवन इफ दे आर डिपेंडेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन बनाई इसलिए कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम करने के लिए। इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन ये है, यहाँ तुमने देख लिया, ठीक है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट क्लास में अपन एनर्जी करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में अपन एनर्जी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। मैं अभी के लिए लाया था, बट आई गेस टाइम काफी हो गया, ये कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे, वो सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी ज्वाइन किया, आई होप तुम्हें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लियर हो गया डिफरेंस वगैरह। तो अनअकैडमी में ट्राई करना है, इंस्टॉल इट फ्रॉम प्ले स्टोर, #2 टॉप फ्री इन एजुकेशन, प्ले स्टोर विल टेल यू, है ना, लॉग इन यूजिंग योर मोबाइल नंबर और योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यू कैन डायरेक्टली गेट द सब्सक्रिप्शन, और यू कैन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री फॉर सम टाइम, ठीक है। उसके बाद तुम स्पेशल क्लास पे देख के समझ ही जाओगे कि अनअकैडमी क्या प्रोवाइड करता है, और तुम सब्सक्रिप्शन आई गेस ले ही लोगे, है ना, ठीक है। अनअकैडमी पे किसी को डाउट है तो दे कैन सी दिस रिजल्ट जो अनअकैडमी प्रोड्यूस करता है हर साल। 2020 में AR3 प्रोड्यूस की थी, JEE एडवांस में, तो तुम देख सकते हो ये रिजल्ट जो है काफी कमेंडेबल है, कंसिडरिंग कि सारे बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं, कोई भी लाइव इंटरेक्शन नहीं हुआ, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सारी चीजें हुई, एंड स्टिल दे गॉट दिस रिजल्ट, यू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेरा कोड यूज करोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रॉम एवरी सब्सक्रिप्शन, किसी भी टाइप का कोई भी सब्सक्रिप्शन हो तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। 11th और 9th और 10th वालों को 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, 12th और ड्रॉपर्स को 1 साल वाला लेना चाहिए। आई फील 11th 9th और 10th को 2 साल की जरूरत है टू गेन नॉलेज ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्लस प्लस आइकॉनिक और आइकॉनिक क्या डिफरेंस है इनका अभी हम बात कर लेंगे, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा। प्राइस बहुत कम है, देखो 2100 रुपये पर मंथ, और यहाँ पे 24 मंथ, और 1 अक्टूबर से प्राइस बढ़ गया, तो प्लीज बी केयरफुल। एक बार साइट पे जाके या फिर अनअकैडमी ऐप पे जाके चेक कर लेना कि प्राइस वगैरह थोड़े चेंज हो रहे हैं अभी। तो इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बाय योर सब्सक्रिप्शन एट अ लोअर प्राइस, डू इट नाउ, डू इट नाउ, ठीक है। 10% ऑफ, ये सारी चीजें तुम देख सकते हो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड, मेरा कोड यूज करोगे तो तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा इंस्टेंटली, ठीक। ये CBSE प्लस IIT JEE का कॉम्बो चल रहा है, 12 महीने वाले पे 12,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तुम्हें, 24 महीने वाले पे 21,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड, क्योंकि इसको यूज नहीं करोगे तो यू विल बी मिसिंग ऑन सम टाइप ऑफ डिस्काउंट, किसी ना किसी टाइप के डिस्काउंट पे तुम मिस कर जाओगे, एंड आई डोंट वांट कि कोई मिस कर जाए, तो प्लीज रिमेंबर एंड यूज दिस कोड, ठीक है, क्लियर। प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, आई हैव टोल्ड इट मेनी टाइम्स। प्लस प्लस इज बेसिकली हमारा पूरा स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगे, तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा सिलेबस कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, वीकली टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, ये सारी चीज होंगी। बट द थिंग इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज लाइक यू विल गारंटी योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। पर्सनल गाइडेंस, क्लास के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो आइकॉनिक में ज्यादा अच्छा है, क्लास तक प्लस और आइकॉनिक में कोई डिफरेंस नहीं, बस क्लास के बाहर की काफी चीजें हैं जो मैटर कर जाती हैं। एट फॉर एग्जाम लाइक IIT JEE जिसमें तुम 2 साल मेहनत करते हो, ऐसे एग्जाम में क्लास के बाहर का भी एनवायरनमेंट काफी मैटर कर जाता है। तो इफ यू वांट कि तुम्हारा मैक्सिमम आउटपुट तुम निकालो अपने एग्जाम के टाइम पे, तो तुम्हें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, दैट विल हेल्प टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस।
बट प्लस भी अच्छा है, प्लस भी अच्छा है इसमें ये है कि तुम अपने हाथ में हो, अपने भरोसे हो क्लास के बाद। यहाँ पे तुम हेल्प वगैरह ले सकते हो, वो तो ऑब्वियसली तुम मेरे से ले सकते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी भी एजुकेटर से हेल्प ले सकते हो, बट फिर भी 24/7 तो कोई भी फ्री नहीं रहता, तो टेस्ट एनालिसिस और ये सारी जो चीजें है ना, ये भी तुम्हें खुद ही करनी पड़ेंगी। तो तुम इसमें टाइम जो सेव करोगे आइकॉनिक में, वो तुम अपनी इफेक्टिव स्टडीज या अपनी लीजर एक्टिविटीज में लगा सकते हो, एंड यू कैन बी मतलब लाइक तुम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे अपने प्रिपरेशन में। तो दीज आर द फीचर्स विच आर वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट, है ना। पुट आर स्टॉप फैकल्टी, 18 बुक ऑथर्स, यहाँ पे तुम्हें गाइड करेंगे यार, गाइडेंस मिल रही है तो लेने में क्या ही है ना। यहाँ पे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तुम लिख सकते हो, जो भी चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, एंड यू कैन कंपेयर इट विद अन अकेडमी, एंड यू कैन सी कि कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए अच्छा है। 31 अगस्त से पहले जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया उनके लिए अन अकेडमी स्पेशल ऑफर लाई है फॉर अन अकेडमी चैंपियन लर्नर्स। वो लोग सिंपल नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसे भरेंगे तो दे विल बी एलिजिबल फॉर सम कैश रिवॉर्ड। तो इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है अन अकेडमी ऐप पे, उसके हिसाब से उन्हें कुछ कैश रिवॉर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। नया बैच स्टार्ट हुआ है 29 सितंबर को, एक लास्ट बैच स्टार्ट हुआ, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक इनटू वन ऑफ द बैचेस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ज्यादा लेट करोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई गेस 29 से आज 8 तारीख है आई गेस, तो 9 ही दिन हुआ ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 15 दिन के बाद दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी सेशन देख रहा है, फॉलो मी इन अकेडमी, नवीन कुमार और IIT रुड़की सर्च कर लेना, यू आर गुड टू गो, ठीक है। इतना कर देना, उसके बाद अगर तुम्हें ये हेक्टिक लग रहा हो तो तुम्हें लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में किस किस का, मेरी प्रोफाइल लिंक का, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक का, उसके साथ साथ मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है नीचे, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो मी इन अनअकैडमी, ठीक है। तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट पता लगता है यार। ये सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, अभी आने वाली वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन एनर्जी वगैरह देखेंगे, इसी क्लास में करने का वो था, बट आई गेस टाइम परमिट नहीं कर रहा, ज्यादा टाइम हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी वगैरह कर लेंगे। लाइक कर देना, शेयर कर देना सेशन को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि 9 बजे रहेगा, आई गेस 9 बजे रहेगा, एंड वील ट्राई टू कवर एनर्जी वाला पार्ट, जल्दी जल्दी करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। शॉर्ट सेशन रखेंगे उसे, देन उसके बाद अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पे मूव करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या सीन रहता है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय सेशन, we'll meet in the next session, and तब तक के लिए टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।